स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्धन एकेडमी पर। तो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो सेकेंड बुक है उसमें आज की इस वीडियो में हम लोग 5th चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो बुक है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ये जो 5th चैप्टर है ये आपका थोड़ा सा लेंदी होगा, तो आइए देखते हैं पहले चैप्टर कौन सा है, इसका नाम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है आपका 5th चैप्टर शिक्षण प्रविधियाँ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंदी होगा इसलिए हम लोग इसको मतलब इसमें देखिए यहाँ पे प्रविधियाँ इतनी सारी दी गई हैं, तो सब में थोड़ा थोड़ा तो इसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग 2 वीडियोज़ में इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कितनी प्रविधियाँ हैं। तो पहली वाली है प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, कहानी कथन प्रविधि, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि और प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, कार्यशाला प्रविधि, भ्रमण प्रविधि, समूह चर्चा प्रविधि। ठीक है, तो ये सारी आपकी जो है विधियां हैं कि शिक्षण में किन किन चीज़ों का कौन कौन से जो मेथड्स हैं उनका यूज़ होता है। तो चलिए इसमें से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है, पहले तो यहाँ पे दिया गया है शिक्षण प्रविधियाँ होती क्या हैं। तो शिक्षण विधि वास्तव में शिक्षण प्रक्रिया की शुरुआत होती है कि शिक्षण जो टीचिंग है वो कैसे की जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। तो पहली डेफिनेशन है थ्रिंग के अनुसार, ये कहते हैं शिक्षण प्रविधियों के द्वारा अपने छात्रों को कार्य करने योग्य बनाता है। क्योंकि देखिए अगर टीचिंग या कोई भी हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए मेथड का होना ज़रूरी है। अगर वो अच्छी तरीके से हो रहा है, जब हम सिस्टमैटिक तरीके से चलेंगे तो हम उसका मेथड बनाएंगे, तो मेथड के हिसाब से अगर चीज़ें हम कर रहे हैं तो वो बहुत सरलता से भी हो जाएगी और इंटरेस्टेड भी रहेगी। ठीक है, तो वही बात है कि शिक्षक जो होता है वो क्या करता है, शिक्षण प्रविधियों द्वारा छात्रों को कार्य करने के योग्य बनाता है और स्वयं यह दर्शाने में लगा रहता है कि इस कार्य को कैसे किया जाएगा। क्योंकि मेथड्स यही बताते हैं कि आप मेथड एक समरी होती है कि कैसे कैसे आपको ये काम कंप्लीट करना है। साथ ही इस बात के लिए सतर्क रहता है कि वह इसे करें। मतलब ये 2 काम होता है। पहला तो ये कि बताने का काम कि कैसे ये जो काम है वो किन मेथड से किया जाएगा। दूसरा ये कि जो छात्र हैं वो इन मेथड्स पर काम करें। ठीक है, ये दोनों ही जो कार्य होते हैं दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर पर होती है। दूसरा है एमपी मॉफेट के अनुसार शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक के द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों से होता है। एमपी मॉफेट ये कहते हैं कि ये जो विधियां हैं ये क्या करती हैं कि जो मतलब इन विधियों का यूज़ करके शिक्षक जो है वो अध्ययन में जो भी वो आदेश देगा, जो भी वो मतलब आदेश के मतलब तरीका बताएगा, रास्ता बताएगा। ठीक है, तो उनके आधार पर ही अध्ययन किया जाए। तो ये चीज़ ये विधियाँ बताती हैं। नेक्स्ट, अब इसमें जो पहली विधि है हमारी वो है प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर विधि में देखिए क्या होता है। इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे कि जिज्ञासा ही प्रश्न पूछने का मूल रूप है। शिक्षण कार्य की शुरुआत प्रश्न विधि से किया जाए तो शिक्षक अपनी समस्त शिक्षण योजना को नियोजित रूप दे सकता है। देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि का सीधा सा मतलब है, जैसे जब पाठ योजना बनाई जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले क्वेश्चंस कुछ 2-3 क्वेश्चंस रखे जाते हैं बच्चों को पूर्व ज्ञान से जोड़ने के लिए। ये चीज़ पूछने के लिए कि उनको पहले इसके बारे में कभी उन्होंने सुना, या जो भी टॉपिक है, जैसे मान लीजिए पोएम एक कोई है नेचर पर है तो उनसे नेचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वो प्रश्न सीधा सा उनके पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होता है, जिसका मेन मकसद यही होता है कि उनका मतलब कि उन्हें ये बताना कि ये चीज़ जो वो लोग पढ़ने वाले हैं उससे वो पहले अवगत हैं, मतलब वो देख चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नोत्तर विधि का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसमें देखिए ये जो इसमें एक टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रश्नोत्तर विधि दी किसने है। तो इसके जो जन्मदाता हैं वो है सुकरात। बहुत बार इसको पूछा गया है कि प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता कौन है। ठीक है, इसमें 3 सोपान आते हैं। पहला तो ये होता है निरीक्षण करना, मतलब पहले तो जांच आप करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चंस पूछ करके अगर छात्रों में ये देखना है कि छात्र जो है वो मतलब जो भी टीचिंग हो रही है उसमें वो लोग सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं, तो इसके लिए निरीक्षण पहले किया जाएगा क्वेश्चंस पूछ करके। फिर उसके बाद उनको कितना आ रहा है इसका एक्सपीरियंस किया जाएगा, उसके बाद फिर टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें निरीक्षण, अनुभव और परीक्षण, ये 3 सोपान होते हैं प्रश्नोत्तर विधि के। इसमें एक और मनोवैज्ञानिक हैं पारकर, इन्होंने कहा प्रश्न आदत कौशल के स्तर से ऊपर उठकर समस्त क्रियाओं की कुंजी होती है। ठीक है, प्रश्न क्या होता है, जो आदत होती है और जो कौशल होता है, जो हमारा टैलेंट होगा,
इसके भी ऊपर उठ करके कि ये जो हमारे जो हैबिट्स हैं या यूँ कहें कि हमारी जो हॉबीज़ हैं, इससे आगे बढ़कर काम करने के लिए प्रश्नोत्तर विधि अपना काम करती है। ठीक है, तो उसके लिए एक ये कुंजी की तरह है कि आगे काम कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रश्न विधि का महत्व क्या है। आखिर अगर प्रश्न पूछा जा रहा है या इस विधि का यूज़ किया जा रहा है तो इससे मेनली क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो पहला तो ये जब पूछेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की एक पूरी क्लास में सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया और जिस भी मतलब स्टोरी अपनी जो भी बताई गई उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, तो दूसरे अड़ोस पड़ोस वाले जितने भी होंगे वो इस बात के लिए क्यूरियस होंगे, अगर उनके बारे में थोड़ा बहुत भी उनको जानकारी होगी कि हाँ इसके बाद हमें पूछा जाएगा तो हम इसके मेमोराइज़ कर ले कि क्या आंसर देना है। ठीक है, तो जिज्ञासा बनी रहेगी, रुचि और एकाग्रता बनी रहेगी। ठीक है, चिंतन थिंकिंग करेंगे बहुत ज़्यादा वो लोग। पाठ विस्तार, अब जब उनको पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा, बहुत से ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा, फिर वो ये कहेंगे कि थोड़ा सा इसको डिटेल में बता दीजिए ताकि समझ में आ जाए। समस्या समाधान की क्षमता भी उनके अंदर आएगी। ठीक है, शिक्षण मूल्यांकन, अब इसी के ही आधार पर, क्योंकि प्रश्न करके ही हम मूल्यांकन भी कर सकते हैं। पेपर वगैरह जो बनाए जाते हैं, वार्षिक और जो मंथली जो पेपर बनते हैं, वो मेनली मूल्यांकन के लिए ही होते हैं कि बच्चों ने कितना सीखा या वो किस तरीके से उनका लेवल कुछ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। नवीन ज्ञान से संबद्धीकरण, स्टेप बाय स्टेप नए जो मतलब पुराने ज्ञान से रिलेट करके नए ज्ञान की तरफ उनको जो है उनका संबंध जो है स्थापित करना। सक्रियता, ऐसी जो बीच बीच में स्टोरी के साथ साथ 2-3 क्वेश्चन चलते रहते हैं तो बच्चे सक्रिय रहते हैं। कक्षा में अनुशासन भी बना रहता है। ठीक है, तो अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं प्रश्नों के माध्यम से चलने वाला जो शिक्षण होता है वो प्रभावशाली होता है। डिपेंड ये करता है कि जो प्रश्न है, आप कंटिन्यू प्रश्न पूछते जाएंगे फिर बोरियत होने लग जाएगी। स्टोरी चल रही है, पार्ट चल रहा है, बीच में क्वेश्चन पूछ लिया गया, इससे क्या होता है कि बच्चों का ध्यान भी उधर ही केंद्रित रहता है कि हाँ इसके बाद कहीं मेरा नंबर ना आ जाए और अगर आए तो हमें कैसे बताना होगा। और दूसरी चीज़ की जो है इसमें मतलब कि एकाग्रता भी बनी रहती है कि उनका फोकस रहता है चैप्टर की तरफ। बस ये है, डिपेंड करता है कि कितनी इंटरेस्टेड तरीके से उसको बोला जा रहा है, इसकी व्याख्या की जा रही है। यहाँ पे एक और मनोवैज्ञानिक है काउलर, इन्होंने कहा, इन्होंने जो डेफिनेशन दी है, शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा ही होना चाहिए, इनका ये कहना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए प्रश्नों के प्रकार कैसे कैसे हो सकते हैं। तो पहला तो है जैसे प्रस्तावना प्रश्न, जब भी पाठ योजना बनाई जाती है तो उसमें कितने तरीके के प्रश्न रखे जाते हैं। प्रस्तावना प्रश्न होता है, विचारात्मक प्रश्न होता है जिस पर विचार कर सकते हैं, बोध प्रश्न होता है, विकासात्मक प्रश्न होता है, समस्या प्रश्न होता है, तुलनात्मक प्रश्न और पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जो प्रश्न हैं वो तो पाठ्य योजना में सीधे सीधे रखे जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है कि खाली प्रश्न पूछना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, डिपेंड ये भी करता है कि आप प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं और उत्तर कैसा आ रहा है। तो उत्तर जो एक जो है, अब जैसे मान लीजिए एक क्लास है, ठीक है, वहाँ पे टीचर अपना बेस्ट दे रहा है, सब कुछ कर रहा है और वो क्वेश्चन भी पूछ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे जो है उसमें कुछ छात्र ऐसे हैं जो काफ़ी बदतमीज़ टाइप के कह सकते हैं कि या जो बहुत ज़्यादा मतलब मस्ती करते हैं क्लास में बैठ करके। तो क्वेश्चन जैसे ही उनसे पूछा जाता है तो उसका सही आंसर ना देने की वजह से मतलब उसकी जगह कुछ और ही वो बोलने लग जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इस पर भी शिक्षक का कंट्रोल होना चाहिए कि इससे वो कैसे डील करे। तो एक उत्तर देने की जो एक मतलब प्रोसेस होती है ये भी डिपेंड करती है कि किस तरीके का उत्तर मिल रहा है। ठीक है, तो यानी उत्तर विधि भी अधिगम प्रक्रिया की दिशा बोधक होती है। अब पूरे क्लास में अनुशासन बना रहे तो ये भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का आंसर जो आंसर का रिप्लाई है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं SK अग्रवाल, इनके अनुसार छात्रों की उत्तर रूपी आधारशिला पर शिक्षक अपनी पाठ रूपी इमारत खड़ी करता है। देखिए उत्तर की जो आंसर का जो मिल रहा है, ठीक है, वो उस पर क्या डिपेंड करता है कि जब पॉजिटिव आंसर मिलेगा और उससे ये पता चलेगा कि हाँ बच्चे हमारे पढ़ाई हुई, यानी शिक्षक ये सोचेगा कि हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें जो हैं उनको समझ में आ रही हैं, तभी उसके आधार पर वो सही तरीके से या अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं आंसर देने की। ठीक है, तो इससे क्या है, शिक्षक अपनी जो पाठ रूपी इमारत है उसको खड़ा और मजबूती से खड़ा कर सकते हैं और अपना अभीष्ट सिद्ध कर सकता है, यानी कि जो भी वो अब और पढ़ा रहा है उसे और अच्छी तरीके से वो उसके बारे में बता सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा कहना है SK अग्रवाल का। तो ये पहली विधि थी प्रश्नोत्तर विधि। दूसरी आती है विवरण विधि।
इसमें देखिए, शिक्षण की ऐसी विधि जिसमें पाठ्य वस्तु, प्रसंग, घटना, स्थान का सरल भाषा में कथन किया जाता है, इसलिए इसे कथन विधि भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे विवरण विधि में को कथन विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सिंपल यही है कि पाठ्य वस्तु, जैसे अभी हमने ये एक लाइन पढ़ी, लाइन में टू द पॉइंट मतलब वर्ड्स रखे जाते हैं, ठीक है। अब अगर हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम उसका विवरण कर रहे हैं ताकि वो और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब उसको हम अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में या किसी चीज़ से उसको जो है जोड़ करके हम उसको बताने की कोशिश करें ताकि अच्छे से समझ में आए, तो इसी को ही हम विवरण विधि कहेंगे। अब इसमें अज्ञात से ज्ञात की स्थिति की ओर अग्रसर किया जाता है, तो ये एक जो है यहाँ पे शिक्षण सूत्र भी एक यूज़ किया जा रहा है, अज्ञात से ज्ञात की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए किसी स्थान के बारे में अभी जो है बताया जा रहा है या उसके बारे में विवरण किया जा रहा है, चाहे ताजमहल के बारे में अगर मान लीजिए बताया जाए, तो अभी हमने ताजमहल नहीं देखा है तो वो हमारे सामने क्या है, अज्ञात है। तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि जब उसके बारे में बताते जाएंगे, फिर उसके बाद चार्ट लेकर के आकर के उनको दिखा देंगे, ठीक है, तो हम अज्ञात से किधर चले जाएंगे, ज्ञात की तरफ, तो हम लोग इसके बारे में पूरी तरीके से समझ लेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताना, जैसे कि यहाँ पे कुतुब मीनार है, बुलंद दरवाज़ा, ताजमहल आदि के बारे में बताना कि वे कहाँ स्थित हैं, किसने बनाया, किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये सब क्या है, विवरण है, ठीक है। विवरण से तात्पर्य क्रमानुसार वर्णन प्रक्रिया से है, कि क्रम के अनुसार वर्णन करना, क्योंकि देखिए ये बोलना है डॉक्टर रविशंकर मेनन का, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी जैसे मान लीजिए कुतुब मीनार के बारे में अगर बात की जा रही है, तो कुतुब मीनार के बारे में अगर डायरेक्ट यही बोल दिया जाए कि किस लिए प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध है इसका आंसर हो सकता है कि मे बी आ भी जाए, लेकिन यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस सीधे सीधे उठ जाएंगे। तो कुतुब मीनार में सबसे पहले हम तो यही कहेंगे कि है कहाँ, फिर उसके बाद किसने बनाया, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हम कहेंगे क्यों प्रसिद्ध है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्रम का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विवरण विधि से शिक्षण करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। यहाँ पे ये सावधानियों के जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो सिर्फ समझने के लिए हैं कि अगर विवरण विधि यूज़ की जा रही है, जो इंपॉर्टेंट था वो तो हम लोग ने डिस्कस कर लिया, लेकिन विवरण विधि अगर यूज़ की जा रही है तो हमें कौन से ऐसे स्टेप्स यूज़ करने चाहिए कि अच्छे से हम विवरण विधि को यूज़ कर सकते हैं अपने क्लास में, ठीक है। तो पहला तो ये है कि जो भी विवरण, जो भी कथन कहा जाए, वो जो हमारी पाठ्य वस्तु है उससे रिलेटेड होना चाहिए, उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है एकदम आसान और स्पष्ट होना चाहिए, मतलब इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, क्योंकि किताबी लैंग्वेज जो होती है वो इजी नहीं होती है, वो टू द पॉइंट इसमें वर्ड्स रहते हैं। अब उसको एक्सप्लेन हम अपनी लैंग्वेज में करते हैं। फिर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तब होगा जब आप चित्र, मॉडल या शामपट के द्वारा उसको प्रस्तुत करेंगे। फिर यही जो विवरण है ये अत्यधिक रूप में बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा विस्तार में अगर चीज़ें, कहानी है वो सब चलती रहेंगी तो बोरियत होने लग जाएगी। छोटे छोटे स्टेप में और अगर उसको रखेंगे तो इंटरेस्ट बनता रहेगा। हाँ, इसके बाद क्या होगा, जैसे सीरियल वगैरह में रहता है, ठीक है। विवरण छात्र स्तर के अनुकूल होना चाहिए, डिपेंड करना चाहिए कि जो छात्र हैं वो उसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको मतलब ऐसा विवरण होना चाहिए कि उनके सामने, क्योंकि उनको ज़्यादा मज़ा आता है जो है खेल या कार्टून जैसी जो चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा मज़ा आता है, तो उनका भी विवरण ऐसा होना चाहिए कि उनकी इमेज, उनकी आंखों के सामने इमेज बने, कि वो कार्टून की जैसी इमेज बननी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद एंड में जब भी कथन कंप्लीट हो जाए तो एक दो प्रश्न पूछ लिया जाए। तो ये यहाँ पे सेकंड हमारा जो मेथड था वो कंप्लीट हो गया। फिर आती है वर्णन विधि, तीसरी विधि है वर्णन विधि, ठीक है। तो वर्णन विधि में देखिए क्या है, शिक्षण की इस प्रविधि में विषय वस्तु का विस्तार से कथन किया जाए ताकि छात्रों को पाठ अच्छी तरह से समझ आ जाए। वर्णन विधि में अब जो भी पढ़ाया जाएगा पाठ, उसको अच्छी तरीके से उसको एक्सप्लेन किया जाए। तो यहाँ पे वर्णन करना है मेनली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जब भी किसी चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है तो यहाँ पे टीचर एक्सप्लेन करेगा तो सक्रिय कौन रहेगा, टीचर रहेगा। लेकिन डिपेंड यहाँ पे ये भी करता है, यहाँ पे छात्रों का काम सिर्फ सुनने का रहता है, लेकिन क्या है कि नीरसता ना पैदा होए, इसलिए पाठ को इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाए कि छात्र भी इसमें जो सक्रियता वो भी दिखाएं, ठीक है, उन्हें समझ में भी आना चाहिए। अब यहाँ पे वर्णन विधि किस तरीके से हो सकती है, पहला तो हम चित्र, मॉडल वगैरह दिखाएंगे। अच्छा, चित्र, मॉडल अगर हम दिखाएंगे तो इसमें क्या होगा कि जो छात्र हैं, एक्सप्लेन जो कर रहे हैं वो तो टीचर हैं, ठीक है, लेकिन जो छात्र हैं वो तो सिर्फ सुन रहे हैं। लेकिन अगर उनको चित्र, मॉडल दिखाएंगे तो वो उसमें सक्रिय रहेंगे, उसको समझने में, ठीक है। भ्रमण करके अगर दिखाएंगे तो भ्रमण में तो और भी ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। करके प्रयोग द्वारा, मतलब एक्सप्लेन या बोलने का काम तो टीचर कर रहे हैं, लेकिन करने का काम जो है छात्रों को दे दिया गया। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा हम वर्णन विधि को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद है
वर्णन और विवरण, यहाँ पे जो विवरण के बारे में भी हम लोग ने डिस्कस किया था, उसमें भी कथन किया जा रहा था, मतलब उसमें भी एक्सप्लेन किया जा रहा था पाठ को। वर्णन में भी एक्सप्लेन किया जा रहा है, विस्तार पूर्वक वर्णन में एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है ये यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, वर्णन और विवरण विधि एक समान नहीं है, ठीक है, ये चीज़ जानना है, एक समान नहीं है। विवरण जो होता है वो सतही होता है, सिर्फ सतह के यानी ऊपरी ऊपरी खाली उसको बता दिया जाता है क्या क्या चीज़ें होगी, ठीक है। वर्णन जो होती है इसमें विषय वस्तु व्यापक ढंग से, यानी वर्णन में आपको एक्सप्लेन ढंग से करना होता है, ठीक है, ये व्यापक रूप से इसको जो है इसका वर्णन किया जाता है। अब वो चाहे किसी भी तरह मतलब इस तरीके से एक्सप्लेन करें कि उसकी इमेजेस बन जाए हमारे जो है मन में। अब ये जो विधि है ये मौखिक भी हो सकती है, लिखित, दोनों तरह से इसको किया जा सकता है। विवरण के आगे की स्थिति ही वर्णन होती है। कहने का मतलब है विवरण पहला स्टेप होता है, उसके आगे का जो भी काम होता है यानी कहानी को आगे समझाना, वो क्या कहलाता है, वर्णन कहलाता है। इसका जो स्वरूप होता है वो संश्लेषणात्मक होता है, ठीक है, संश्लेषण करना, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ देना, इस तरीके से हो जाएगा। अब जब भी विवरण किया जाएगा, सॉरी, वर्णन जब किया जाएगा तो क्या क्या बात शिक्षक को ध्यान रखनी है। तो पहला तो विषय वस्तु से रिलेटेड, वही यहाँ पे ये कुछ ऐसी बातें हैं जितनी भी विधियाँ आएंगी उन सब में लगभग मिलेगी, ठीक है। तो पिछली जो विधि थी उनमें भी हमने ये सारी चीज़ें देखी थी, ऐसे ही तो ये रिपीट वाली चीज़ें बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब कि इसको, क्योंकि वही चीज़ें हैं, तो जैसे कि यहाँ पे पहले भी हम लोगों ने देखा कि जब भी वर्णन किया जाएगा तो शिक्षक जब वर्णन कर रहा होगा तो उसे क्या क्या बातें ध्यान रखनी होगी, विषय वस्तु से जो भी वर्णन है वो रिलेट करना चाहिए। सरल भाषा शैली, बोलने का जो उनका तरीका है वो सरल और स्पष्ट होना चाहिए। समग्र रूप होना चाहिए, यानी कि उनका जो अपीयरेंस जो भी उनका वो रहेगा, ओवरऑल पूरा अपीयरेंस उनका होना चाहिए कि सबको एक साथ, मतलब कि सारे जितने भी स्टेप हैं उनको एक साथ करके बता रहे हैं कि इसका आखिर मकसद क्या है, ठीक है। उसके बाद क्रमबद्ध और आवश्यकतानुसार होना चाहिए, ये नहीं कि स्टोरी पहले कुछ और स्टेप था, फिर उसके बाद एक और जो उसका जो मेन किरदार है वो दूसरा आ गया, फिर उसके बाद फिर स्टार्टिंग आ गई, तो ऐसे नहीं, क्रमबद्ध होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्तरानुकूल होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे एक मतलब इसके लेवल की जो कन्फर्मिटी है वो होनी चाहिए, ठीक। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद आती है चौथी विधि, जिसे कहेंगे व्याख्या विधि। किसी भी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना व्याख्या कहलाता है। यहाँ पे देखिए 3 स्टेप हो गए, एक तो था विवरण, फिर था विवरण स्टेप था मतलब ऊपरी सतह वाला, उसका वर्णन व्यापक रूप से हुआ। अब यहाँ पे व्याख्या की जा रही है, जैसे एक शब्द आपको दे दिया गया, अब उसी शब्द को आपको व्याख्या करनी है कि इस जो शब्द है इसका मतलब क्या है। तो किसी भी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना ही व्याख्या कहलाता है। इस विधि का प्रयोग ज़्यादातर जटिल विषय जितने होते हैं उनको समझाने के लिए उच्च स्तर पर किया जाता है। जैसे जो हाई क्लास के जो होते हैं, जैसे मान लीजिए साइंस है या हिस्ट्री के कुछ टॉपिक है, उनमें जैसे कोई एक टर्म आ गया, एक टर्म अगर साइंस की बात करें उसमें जैसे बैक्टीरिया आ गया, तो बैक्टीरिया खाली जो वर्ड है उसको, उसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे। ऐसे साइंस में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, तो उनकी सिर्फ एक शब्द ही इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनकी व्याख्या ज़रूरी होती है ताकि वो शब्द समझ में आ जाए, ठीक है। तो वही बात है कि ये सारे जो टर्म होते हैं, ये यूँ कहें कि व्याख्या विधि का ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस होती है वो उच्च स्तर पर होती है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लें कि अगर समास पढ़ाना है तो समास के लिए जो इसका मतलब कि यहाँ बताया गया है कि समास 2 शब्दों के मिलने से बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इनका जो संक्षेप में, यानी जिस क्रिया में संक्षेपीकरण किया जाए, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिला करके लिखा जाए तो वो समासिक पद बनेंगे। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसको जो समास है उसको एक्सप्लेन कैसे करा जाएगा। जैसे यहाँ पे एक टर्म दे दिया गया, एग्जाम्पल सिंपल से दे दिया गया राम लक्ष्मण, ठीक है। अब ये पूछ लिया गया भाई ये बताइए इसमें कौन सा जो है समास है, या इसका आप विग्रह अगर करेंगे तो कैसे करेंगे। तो राम और लक्ष्मण, माता और पिता, और ये शास्त्रों में कुशल, शास्त्र कुशल की बात कही गई। तो ये जो कुछ टर्म है कि अगर शास्त्र कुशल है उसका विग्रह इस तरीके से हो रहा है तो इसमें कौन सा समास पाया जाएगा। तो ये सारे जो है यहाँ पे व्याख्यान विधि में आ जाएंगे एक तरीके से एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है। तो ये भी वहाँ यहाँ पे ये वही चीज़ बताई गई है कि जब भी आप ये पढ़ा रहे होंगे, व्याख्या विधि अगर पढ़ा रहे होंगे तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो उद्देश्य होना चाहिए, स्तरानुकूल होना चाहिए, सरल स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। मेन चीज़ ये है कि जब भी एक्सप्लेन किया जाए तो बीच में रुक करके 1-2 क्वेश्चन, जैसे समास के बारे में पहले परिभाषा बता दी गई, ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल बताए गए। अब एग्जाम्पल जैसे जैसे बताए जा रहे हैं तो बीच में क्वेश्चन पूछ लिया गया एक एग्जाम्पल दे करके, अब बताइए इसमें कौन सा समास होगा,
कि भाई हम जो एग्जाम्पल हमने सबके बताए हैं तो कुछ समझ में आया है बच्चों को कि नहीं आया है, तो इस वजह से बीच में क्वेश्चन पूछ लिया जाए। फिर और अधिक अगर प्रभावी बनाना है तो हम मॉडल वगैरह या और एग्जाम्पल का यूज़ कर लें, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो व्याख्यान विधि है, इनकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है लाभ। इसके लाभ क्या होंगे? तो पहला तो ये है जटिल व दुरूह विज्ञान विषय का ज्ञान, मतलब कि हम व्याख्यान विधि से जो टफ जो विषय है उनका हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम एक्सप्लेन करके उसे समझ सकते हैं। ठीक है, विषय को आसान कर सकते हैं। स्वाध्याय की भावना, इससे ये भी रहता है कि अगर व्याख्यान किया जाए तो हम अपने से भी कुछ चीज़ें को समझ सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, या हमें अगर कोई एक टॉपिक दे दिया जाए, क्योंकि अक्सर करके क्या होता है कि जो निबंध लिखा जाता है उसमें सिंपल एक जो है टॉपिक दे दिया जाता है कि आपको साइंस पर निबंध लिखना है, तो साइंस एक मतलब पॉइंट दे दिया गया है। ठीक है, तो साइंस पे आपको निबंध लिखना है, अब वो पूरा एक्सप्लेन करना वो आपका जो है काम है। तो व्याख्यान अगर मेथड आता है तो ईजिली ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, पाठ के हर पहलू का ज्ञान इससे हो जाता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम आता है पोएम्स में। जब हम लोग बड़ी क्लास में जाते हैं जैसे कि हाई स्कूल या इंटर, तो यहाँ की जो पोएम्स जो होती हैं इनके टर्म्स को समझने के लिए हर एक वर्ड की व्याख्या अगर उसकी हो जाए, कि एक वर्ड को समझा दिया जाए अच्छे से, ठीक है, तो हम पूरा समझ लेंगे कि उस पोएम के कहने का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बारे में जैसे वो क्या नाम है संदर्भ प्रसंग या व्याख्या वगैरह जो की जाती है वो कर सकते हैं आसानी से। अधिकतम सूचना एवं तथ्यों का ज्ञान भी इससे हो सकता है। ठीक है, तो ये थी इसकी विधि। इसके बाद आगे देखिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट है स्पष्टीकरण विधि, जो कि 5वीं विधि है। इसमें क्या है, किसी वस्तु विषय घटना को अच्छी तरह समझाना स्पष्टीकरण कहलाता है। इस विधि को उद्घाटन विधि भी कहा जाता है। यहाँ पे जो स्पष्टीकरण विधि के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, इसे उद्घाटन विधि भी कहा जाता है। ठीक है, यानी स्पष्टीकरण में सिंपली क्या है, कोई वस्तु है या कोई विषय या कोई घटना है उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना, ठीक है, वही स्पष्टीकरण विधि कहलाता है। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए चित्र, मॉडल, श्यामपट्ट, लेखन को माध्यम बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें जैसे कि उदाहरण देख लेते हैं तो ये और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए सौरमंडल के बारे में हमें पढ़ाना है। अब उस सौरमंडल में पहले तो सौरमंडल का अर्थ क्या है, फिर उसमें ग्रह क्या होते हैं, फिर तारों का जो समूह है उसको क्या कहा जाता है, इसको स्पष्ट करना, और इसके बाद इन सब का अरेंजमेंट जो होता है, उनकी स्थिति कौन सा ग्रह किसके बाद है, कैसे उसको अरेंज किया गया है, इन सारी चीज़ों को समझाना यहाँ पे मेनली जो इसमें स्पष्टीकरण में आ जाता है। अब इसको समझाने के लिए हमारे पास चित्र, मॉडल, भ्रमण का सहारा इन सबको लिया जा सकता है। स्पष्टीकरण विधि को अगर हमें सफल बनाना है तो हमें क्या करना होगा, जो भी हमारी पाठ्य वस्तु है उसको पहले छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लें, उसके बाद उसके बारे में सोच कर तर्क वितर्क करके फिर उसको नियोजन करना है। ठीक है, फिर उसको जोड़ना है, जोड़ करके पूरा एक्सप्लेन कर लेना है। स्पष्टीकरण विधि में भाषा सरल शुद्ध होनी चाहिए, भ्रामक पक्ष को अच्छी तरह समझाना चाहिए, ऐसे पक्ष जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं उनको एक्सप्लेन करना, क्योंकि अक्सर करके सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं वो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। इसके बाद है कि इसमें जितने भी मेथड्स हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्पष्टीकरण के अंत में प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए। ठीक, इनके लाभ क्या है, स्पष्टीकरण विधि जो है इसका लाभ क्या होता है, प्रत्येक पहलू का इसमें ज्ञान होता है, इसमें भी एक्सप्लेन किया जाता है, तो हर एक स्टेप का इसमें जो है ज्ञान रहता है। क्रमबद्धता और तार्किक, इसमें तार्किक जो है टर्म है उसका मेनली यहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तर्क वितर्क करके जो है इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो रहता है। ज्ञान की समग्रता, ओवरऑल पूरा ज्ञान जो है यहाँ पे मिलेगा, प्रत्येक बिंदु का हर एक पॉइंट का यहाँ पे ज्ञान मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद आती है कहानी कथन प्रविधि, ये छठा जो है विधि है। इसमें क्या है, कहानी कथन प्रविधि जो है इसमें हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे दादा दादी, वो अक्सर करके कुछ ना कुछ जो है स्टोरीज सुनाते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें मेनली देखिए, अब ये जो स्टोरी है उसमें मज़ा तो बड़ा आता है, तो इसका महत्व क्या है, सबसे बड़ा महत्व यह है कि यदि शिक्षण का स्थायी प्रभाव डालना हो तो शिक्षण को कल्पना, आकर्षक तरीकों के मतलब इनसे जोड़ करके कथा का रूप देकर प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे जल्दी सीखेंगे, कक्षागत अनुशासन भी बना रहेगा और उनमें जिज्ञासा जागृत होगी। यह विधि मुख्यतः मौखिक ही होती है, कहानी विधि हमेशा मौखिक होती है। इसमें जो टर्म है वो हमें ये ध्यान रखना है कि कहानी विधि मौखिक होती है। अब इसमें जो हम मेनली यूज़ किया जाता है कहानी विधि में, क्योंकि देखिए अक्सर करके जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टेड तरीके से अब किसी
कहानी को जैसे बहुत अच्छे रूप उसको जो है दे दिए जाए। दूसरी बात, उसका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत जो है अच्छा है, ठीक है। तो क्या होगा, बच्चे उन कहानी के द्वारा अगर हम कोई मॉरल टॉपिक को बच्चों को समझाना चाह रहे हैं तो ईज़िली वो उनको समझ में भी आ जाएगा और इंटरेस्ट ले करके वो उसको सुनेंगे भी, ठीक है। तो ये एक तरीके से, क्योंकि इसमें क्या क्या चीज़ों का यूज़ होता है, कल्पना और आकर्षक तरीके से किसी भी कहानी या किसी भी जो भी घटना घटित हुई है उसका वर्णन किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बच्चों के इंटरेस्ट के लिए काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट विधि है। कहानी विधि का महत्व क्या है? पहली बात तो ये एकाग्रता लाती है, ठीक है। कल्पना शक्ति का ये विकास करती है और सोच विचार की जो, क्योंकि जैसे जैसे इनके सामने कहानी आती रहती है इमेजेस बनती चली जाती हैं इनके माइंड में। अधिगम की तीव्रता, इसमें बच्चे और अच्छे से सीखना चाहते हैं क्योंकि उनको तो बड़ा मज़ा आता है कहानी सुनने में। कहानी विधि मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि मेन मनोवैज्ञानिक इसलिए भी कही जाती है क्योंकि इसमें बच्चों में जो कुछ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, चाहे वो उनकी जो है एकाग्रता की बात की जाए, चाहे उनके इंटरेस्ट की बात की जाए किसी टॉपिक के प्रति, ठीक है, चाहे वो इजी और जो है मेथड का हो, आकर्षक मेथड का हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। इस वजह से ये मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक। और एक चीज़ और ये होती है कि अब कहानी विधि, जब ये कहानी कथन हो तो वही भाषा ईजी होनी चाहिए, स्पष्ट, मतलब कि उसके लेवल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मेन यहाँ पे चीज़ ये है कि जब भी कहानी कही जाए तो हाव भाव और आरोह अवरोह इनका बहुत ध्यान रहता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन, जैसे हमें किसी टॉपिक को पढ़ना है, कहानी मान लीजिए एक बुक के फॉर्म में है, ठीक है। अब बुक के फॉर्म में जैसे दी गई है उसको वैसे ही पढ़ा जा रहा है तो इतना मज़ा नहीं आता है। लेकिन अगर उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, जैसे कि इमोशन वाली अगर बात आई तो इमोशनली उसको जो है बोला गया, हंसने वाली बात आई तो उसको हंस करके बताया गया, तो ये चीज़ यहाँ पे हाव भाव आरोह अवरोह का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कहानी विधि में, ठीक। फिर आती हैं ये मतलब 6 जो मेथड था, विधि थी, वो हो गई निरीक्षण एवं अवलोकन प्रवृत्ति। इसमें मेनली क्या करना रहता है, वास्तव में किसी वस्तु, स्थान, कार्य का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना ही अवलोकन है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली क्या बताया गया है, किसी वस्तु, स्थान या फिर कार्य, इसके बारे में जानना, उसके बाद उसकी जांच करना कि किस लेवल पे वो है या इसमें अभी क्या कमी है या क्या करना है इसमें काम, यही सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, अवलोकन कहलाती हैं। इनके लिए ये सारे जो स्टेप दिए गए इनमें पहले आप निरीक्षण करेंगे फिर आप उसी का ही अवलोकन करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया समझना परखना, ठीक है, पहले उसको समझना है उसके बाद फिर उसको परखना है कि वो किस लेवल पर है, ठीक। तो इस विधि का मूल तत्व है, ये दोनों ही जो तत्व हैं ये इस विधि के मूल तत्व हैं। समूह शिक्षण एवं उच्च स्तरों पर शोध कार्यों में इस विधि का प्रयोग प्रभावी होता है। ये वाली जो विधि है निरीक्षण एवं अवलोकन विधि, इसका मेनली जो उच्च स्तर के जो काम होते हैं उनमें इसका बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये जो प्रयोगात्मक जो कार्य होते हैं उनमें ही मेनली किया जाता है। अब हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो पहले हम उस एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है, फिर उसके बाद उसको करने का प्रयास करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि उसमें हमें सफलता मिल रही है या अगर नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है, ये सारी चीज़ें रहेंगी। इसमें हमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा, पहले तो जो अवलोकन निरीक्षण की प्रक्रिया है वो क्रमबद्ध होनी चाहिए, इसमें स्टेप बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। अब केमिस्ट्री लैब में अगर हम गए हैं वहाँ पे हमें निरीक्षण करना है, ठीक है, तो निरीक्षण के बाद जो या यूँ कहें कि अवलोकन का हमें अगर काम करना है तो हमें हर एक या कोई परीक्षण हम कोई प्रयोग कर रहे हैं तो हमें स्टेप को फॉलो करना है कि कोई सॉल्ट हमें यूज़ करना है तो हमें कंसनट्रेटेड जो है एसिड डालना है या डाइल्यूट एसिड डालना है, तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि घटनाओं से कोई दुर्घटना ना हो, ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से इनका जो क्रम है ये इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी प्रयोग को सफल बनाने के लिए। फिर ये भी है कि कब, कहाँ, किसका, क्या, कैसे, ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये अवलोकन करने में छात्रों को इनको पता होना चाहिए कि ये जो स्टेप है, ये जो क्वेश्चंस के जो वर्ड हैं इनका यूज़ करना है कि कैसे, कहाँ, कब, मतलब क्या क्या काम करना है, ठीक है। उद्देश्य का पूर्व निर्धारण ज़रूरी है, मेन हमें यहाँ पे टारगेट पता होना चाहिए कि हमें प्राप्त क्या करना है, ठीक है। छात्रों को शिक्षक के मार्गदर्शन में ही अवलोकन करना चाहिए, ये भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि शिक्षक का मार्गदर्शन ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब इसमें जो है ये वाली जो है विधि हो जाती है, इसके बाद आती है उदाहरण विधि, ठीक है। अब ये देखिए उदाहरण विधि है, ये 8वीं विधि है। इसमें क्या करना है, किसी कठिन और गूढ़ तत्व, घटना, वस्तु, सामग्री, प्रसंगों, अनुभवों के प्रयोग द्वारा व्यक्त करना उदाहरण है। यानी उदाहरण विधि क्या है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर हम उसमें एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल किस फॉर्म में होना चाहिए,
किसी घटना के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, किसी भी टॉपिक को हमें समझाना है, जैसे बच्चे अगर जो है मतलब ऐसा काम कर रहे हैं जिससे उनको चोट पहुंच सकती है, तो हम किसी घटना के बारे में उनको याद दिला करके उनको उसके बारे में सतर्क करें। तो एक एग्जाम्पल दें घटना का, ठीक है। उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल दे सकते हैं, किसी सामग्री का, किसी प्रसंग का, अनुभवों का। इस तरीके से हम उदाहरण दे करके किसी भी टॉपिक के बारे में छात्रों को समझा सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया, सरदार भगत सिंह की वीरता है, उनकी वीरता, साहस, बलिदान, इनका उदाहरण दे करके हम बच्चों के अंदर राष्ट्रीय जो भावना है इसका विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है उदाहरण विधि है। इसमें एक मनोवैज्ञानिक है एस के कोचर, इन्होंने जो है उदाहरण विधि के बारे में बताया है। उदाहरण का अभिप्राय प्रतिमान, चित्र या चार्ट आदि वस्तुओं से होता है। ठीक है, ये सब कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में रखे जाते हैं जो कि विचारों का वर्णन करते हैं और उसकी प्रक्रिया में उन पर विशेष प्रकाश डालकर उन्हें आसान बनाते हैं, क्योंकि ये सब क्या होते हैं कि ये सामने रखने का काम। अब जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई पार्ट है जो कि किस फॉर्म में रखा हुआ है, एक स्टोरी के फॉर्म में, तो वो जैसे बुक के फॉर्म में, स्टोरी के फॉर्म में रहता है तो बड़ा अजीब सा, मतलब उसको देखते ही साथ में हमें ये फील होता है कि इसको जो है बंद कर दें। ठीक है, मतलब ना पढ़ें। तो यहाँ पे देखिए, ये मतलब ये जो तरीके हैं इनमें हमें क्या करना है, सिंपल कि अगर हम सारणी के फॉर्म में किसी भी टॉपिक को अगर हम स्टेप बाय स्टेप किसी चार्ट के फॉर्म में किसी सारणी बना करके इस तरीके से अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो वो हमारे सामने एक इमेज भी बनी रहेगी। ठीक है, मतलब कि एक इमेज के फॉर्म में हमारे मन में बनी रहेगी, और फिर उसके बाद उसकी जो भी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन है वो हम ईजिली उसके एक एक पॉइंट से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीके होते हैं ये इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, इसे जो पार्ट पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी एग्जाम्पल के साथ। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया उदाहरण के फॉर्म में कि जैसे स्वर संधि हमें पढ़नी है। स्वर संधियों में दीर्घ संधि के अर्थ को हम जितने उदाहरण, स्वर संधि में हमें क्या पढ़ना है, दीर्घ संधि पढ़ना है। अब ये जो दीर्घ संधि है इसको हम जितने उदाहरण, जैसे कि यहाँ पे रामायण, विद्यालय, सदाचार, रामाज्ञा, देवालय, मुख्यालय, आज्ञानुसार, ये सारे कुछ यहाँ पे उदाहरण हैं, इनसे स्पष्ट करेंगे तो दीर्घ संधि का अर्थ उतना ही गहरा जो है पड़ेगा, मतलब कि उतना ही और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जितना ज़्यादा जो है एग्जाम्पल रखा जाएगा। उदाहरण विधि जो है इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, यहाँ पे भी वही बात है, इजी लैंग्वेज यूज़ करिए, विविधता हो, क्योंकि उदाहरण जब भी रखा जाए हर एक एग्जाम्पल अलग अलग फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, तो क्योंकि हर एक फील्ड क्लियर होनी चाहिए। जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में अगर हम एक स्टेप पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसी मान लीजिए टेंसेस पढ़ रहे हैं, तो हर एक टेंस के अलग अलग स्टेप में कौन कौन से एग्जाम्पल यूज़ होते हैं, हर एक जो है मतलब माहौल में एक एक एग्जाम्पल जो है एडजस्ट होना चाहिए। ठीक है, इस तरह अनुकूल होना चाहिए, लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पूर्व ज्ञान जो है उससे रिलेट होना चाहिए और इंटरेस्टेड होना चाहिए, सरल से कठिन और ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए। ये जो शिक्षण सूत्र हैं इनका यूज़ होना चाहिए। तो ये हो गई उदाहरण विधि। अब आती है नेक्स्ट हमारी 8वीं विधि है खेल विधि। ठीक है, खेल विधि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसी के द्वारा बालक अपने मूल रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, कहने का मतलब है खेल विधि एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा बालक अपनी एक तरीके से हर जो उसका स्टेप है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, ठीक है, उसका हर एक स्टेप में उसका जो है विकास होता है और वो अच्छी तरीके से अपने सारे जितने भी जो है पॉइंट्स हैं उनको व्यक्त करता है। यहाँ पे ह्यूजेस जो है इनके अनुसार क्या है, वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह में सीखने की क्षमता देती है, क्योंकि खेलने में जो उत्साह होता है बच्चों में, ठीक है, ये जो उत्साह वो अगर उसी जो उत्साह के साथ अगर वो स्टडी भी कर लें तो क्या होगा कि वो चीज़ फिर उनके लिए एकदम स्थायी और मजबूत फॉर्म में हो जाएगी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कही गई है, वही जो उत्साह जो मतलब उत्साह जो उनको खेल में आता है, अगर वो सीखने की क्षमता भी दे, ठीक है, तो वो उनके स्वाभाविक रूप में ये सारी चीज़ें जो है उनके अंदर पाई जाती हैं। ये जो खेल विधि है वो उनको इस तरीके से उनको डेवलप करेगी। तो मतलब कि खेल विधि का इतना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, रायबर्न कहते हैं, इन्होंने खेल विधि का महत्व बताया है कि यह विधि बालक की रचनात्मक शक्तियों को प्रोत्साहित करती है, सामाजिक गुणों को विकसित करके समूह प्रवृत्ति का विकास करती है। खेल विधि में सबसे ज़्यादा फोकस होता है समूह पर, क्योंकि हर खेल जो होता है वो अकेले तो खेला नहीं जाता है, ग्रुप में खेला जाता है। तो ग्रुप में प्रेजेंट जो लोग हैं उनकी व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का बच्चे पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो समूह प्रवृत्ति का विकास करती है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक शक्तियों का। तो यहाँ देखिए
कई सारी फील्ड में उनका विकास कर रही है। ठीक है, तो ये सारी जो विकास है उनके जो पर्सनैलिटी है उनको संतुलित बैलेंस बनाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फ्रोबेल जो थे उन्होंने भी खेल विधि पर जो है फोकस किया कि खेल विधि से बच्चों को खेल खिलाते हुए जो है बच्चों को पंक्ति जब उनकी बनाई जाए तो उसमें उनको जो है नंबर सिखा दिए जाएं। ठीक है, पंक्तियां जब बनाए तो उनको अक्षर का ज्ञान, मतलब कि ऐसे जैसे पंक्ति बनाई जा रही है उनको लाइन से रखा जाए और उनके हर एक बच्चे को एक एक अक्षर उनका नाम कर दिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनको अक्षरों का ज्ञान भी करा सकते हैं, गिनतियों का भी ज्ञान करा सकते हैं, खेल खेल में गिनतियों का ज्ञान। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। तो ठीक है, यहाँ तक कि ये जो चैप्टर था, अभी इसके आगे की विधि अगर हम लोग करेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो यहाँ पे इसको अभी के लिए यहीं पे ही एंड करते हैं। इसके आगे की जो विधियाँ हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।